कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। नलिनी जी, हरीश बत्रा जी, अवनी ठक्कर जी, वैद्य शशि तिवारी जी और बीबी हरिहर जी, आप सभी का क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में मैं वैद्य नवीन जोशी देहरादून से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी संभाषा बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी और आप अपने डिस्कशंस को यहाँ पे जरूर फ्रूटफुल वे में ले रहे होंगे। निश्चित रूप से अद्वैत संभाषा का जो है वो काफी अच्छा रोल है। ज्ञानवर्धन में संभाषा का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है और हम सब इसमें कुछ न कुछ सीखते हैं और जानते हैं। तो इसलिए ये संभाषा हमारी जो है मेरा बिना किसी अवरोध के चलती रहनी चाहिए और चल रही है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई आपके अभी और भी लोग जुड़ेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कृपया इस संभाषा से जुड़ें। आयुष दर्पण की यूट्यूब चैनल पर ये संभाषा बाद में रिकॉर्डिंग्स डाली जाती है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नई संभाषा का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप बेल आइकॉन जरूर दबाएं। डेफिनेटली आपको इसका लाभ मिलेगा। आज मैं आपको अर्दित की एक चिकित्सा सूत्र से आपकी संभाषा को स्टार्टर देता हूं। कहते अर्दिते नावनम मूर्नि तैलम तर्पणमेव च नाड़ी स्वेदोपनाहश्च आनुपः पिसते हितः। ये आचार्य चरक की चिकित्सा स्थान अध्याय 28 का ये 99वां सूत्र है। ये अर्दित के बहुत सारे रोगी आपके पास आते होंगे। अगर आचार्य चरक की आप वात व्याधि चिकित्सा अध्याय पढ़ें आप, तो उसमें 99वां सूत्र अर्दित की चिकित्सा के बारे में है और अर्दित में हम यही चिकित्सा सिद्धांत अपनाते हैं। हम लोग इसमें नश्य कर्म देते हैं, नश्य देते हैं, नावन नश्य देते हैं, तेल का अभ्यंग करते हैं, निश्चित रूप से संतर्पक आहार देते हैं। संतर्पक का अर्थ जो हमारी धातुओं को तर्पण दे, नाड़ी स्वेद का प्रयोग करते हैं और आनुपः पिशिते हिता। इसका अर्थ है कि आनुप यानी कि जो जल के किनारे रहने वाले पशु पक्षियों के मांस से बनाई हुई उपनाह, यानी कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप इन मांस पशु पक्षियों के मांस से उपनाह बनाएं। आप पुल्टिस का प्रयोग, उपनाह का प्रयोग वैसे भी आप कर सकते हैं। इसी का जो अगला सूत्र है 100वां सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम अंतरा कंडरा गुल्फम सिरा बस्ते अग्निकर्मच गृधिशिशु प्रयुंजित खल्या तृष्णोपनाहनम और पायसः कृषरई मांसे सस्तम तैल घृतान्विते। अगला जो सूत्र है 100वां, ये 99वां सूत्र मैंने आपको पहले पढ़ा। अब 100वां सूत्र जो है वो कहता है कि पक्षाघात के रोगी में आप स्वेदनम स्नेह संयुक्त,
स्वेदन पहले आया है, और स्नेह मिलाकर विरेचन दें, या स्नेह मिलाकर स्वेदन कर्म और स्नेह मिलाकर विरेचन द्रव्यों का प्रयोग करें। तो अगला जो लाइन है इसमें कहते हैं अंतरा कंडरा गुल्फम सिरा बस्ते अग्नि कर्मचार। और देखिए यहाँ पे सिरा वेद बस और जो लोकल बस्ती देने की बात, अनुवासन बस्ती, निरूह बस्ती का प्रयोग, और कंडरा और गुल्फ के बीच में अग्नि कर्म की बात की गई है, यानी कि कर्म को विशेष रूप से गृहस्थी की चिकित्सा में प्रयोग करने का यहाँ पे रेफरेंस आता है। इसके आगे कहते हैं पायसे कृसरे मांसे सस्तम तैल घृतान्विते। कहते हैं कि खल्ली रोग में तेल और घृत से मिलाकर पायस बनाकर, विश्रा आप तिल मिलाकर बनाई हुई खिचड़ी और बुल्टिस उपनाह का प्रयोग, उपनाह बांधना चाहिए। ये 99वां और 100वां सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे आपको जो है इससे एक स्टार्टर दिया। ये गृहस्थी और पक्षाघात और खल्ली की चिकित्सा यहाँ पे आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान वात व्याधि चिकित्सा अध्याय 28 में बताई है। चलिए अब यहाँ पे आदित्य जी भी जुड़ गए हैं, वैद्य शशि तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, अवनी ठक्कर जी भी जुड़े हुए हैं, नलिनी जी भी जुड़ी हुई हैं। तो आप लोग अपनी संभाषा, कोई आपका अभी और भी लोग जुड़ेंगे तो फिर मैं होस्ट बना के होस्ट बनाऊंगा फिर और लोगों को। फिलहाल आप कोई आपके मन में अपना केस हो, कोई डिस्कस करना हो, अपनी कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको जवाब देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। पत्रा साहब कैसा चल रहा है सर आपका? आपके टीचर साहब थे वो जुड़े थे क्या? और आपने जिनको मीटिंग आईडी दी थी वो आई थिंक जुड़ गए होंगे। जी सर। जी जी म्यूट नहीं हो रहा सर, एक मिनट। रंजीत कुमार शर्मा जी जुड़े हैं यहाँ पे कहीं से आई थिंक। कल सर जी एक पेशेंट लिया है मैंने आज। अच्छा रंजीत कुमार शर्मा जी ये पेशेंट हैं, वेरी नाइस। हाँ सर, हाँ बस इनको आज लेना है ना, असम भाषा में लेना है। क्या बात है। तो रंजीत जी आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, कितना आपकी एज क्या है जी, और क्या परेशानी है आपको फिलहाल? मैं दिल्ली में रहता हूँ जी। मेरी एज 44 इयर्स है जी। अभी मेरे राइट आई में जैसे पलक गिर गया है, पूरी तरह खुल नहीं रहा। वाह जी, आप कहेंगे वाह क्यों कहा मैंने, अभी बताएंगे इसके बारे में जी। और कोई तकलीफ है? नहीं ऐसे कोई खास तकलीफ तो नहीं है, मेन यही प्रॉब्लम है जिसकी बत्रा वजह सर आप आपके मरीज हैं रंजीत कुमार शर्मा जी? सर मेरे पास एक पेशेंट है। आपने इनका नेत्र तर्पण किया क्या आपने? सर अभी आज ही आए हैं, आज ही मैंने संभाषा में ले लिया है। वाह, तो आप मैं इस संभाषा में संभाषा आप लोगों को अभी इसमें आपको जोड़ते हुए मैं यहाँ से मैं विदा लूंगा, लेकिन मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें अक्षी तर्पण का बहुत अच्छा रिजल्ट है। यदि नेत्र तर्पण किया जाए तो इट विल बी अ वेरी वेरी इफेक्टिव। बाकी आप इनका हेतु और निदान और संप्राप्ति बनाएं। तो यहाँ से मैं कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ सेशन का जी। मैंने यहाँ पे विनीता चौहान जी, अनुरिता मैडम जी, वैद्य शशि तिवारी जी, आप लोगों को मैंने को होस्ट और होस्ट बना दिया है, और आप लोग अब इनका केस डिस्कस करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी संभाषा जो है वो A1 होगी, और डेफिनेटली ये बाद में भी जब दूसरे लोग भी यूट्यूब पे देखेंगे तो अपनी उनकी नॉलेज बढ़ेगी, इससे सीखेंगे। धन्यवाद। तो शशि तिवारी जी आप जो है संभाषा को कंडक्ट करिए, मैडम अनुरिता जी और विनीता जी को होस्ट हैं। थैंक यू। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ पे? नहीं तो किसी और को होस्ट बनाऊं मैं? शशि तिवारी जी आवाज आ रही है? मैडम अनुरिता जी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर पा रही हैं आप लोग? विनीता जी? हाँ सर, हाँ मैं को होस्ट रह सकती हूँ सर। चलिए आप जो है फिलहाल चलिए आप ही को होस्ट बना दें, फिर आप इसको एंड कर दीजिएगा। नहीं सर, डिस्टर्बेंस काफी आएगी, मैं जर्नी में हूँ। शशि तिवारी जी आप होस्ट हैं, आप जरा सा एक बार चेक करिए कि आप अनम्यूट कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं, तभी मैं इस सेशन को लीव मारूंगा। हाँ जी सर, प्रणाम सर, कर पा रहे हो? चलिए ठीक है। तो अनुरिता जी जरा रंजीत कुमार शर्मा जी की समस्या देखिए। हाँ जी सर, आप लोग इसका समाधान ढूंढिए। धन्यवाद, नमस्कार। सर ये कितने साल से है आपका जो आँख खुल नहीं पा रही है? 10 दिन पहले अभी शुरू हुआ है, तो उससे पहले सब नॉर्मल था। हल्की सी सर्दी जुकाम हुआ था, मैं सर से ही या पतरी से दवाई लिया था, और ये पलक उस समय डाउन हो गया, और कोई प्रॉब्लम नहीं है आँख से देखने में और कुछ और करने में कोई परेशानी है, बस पलक पूरा उठ नहीं रहा। अच्छा, दूसरा चीज ये कि आपको कोई भी और तकलीफ भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है?
सर्दी नहीं। जुकाम खांसी के अलावा किसी चीज की आपने दवाइयां भी नहीं हुआ ली था, हैं? 2-3 दिन में ठीक हो गया था बस, और कुछ नहीं, दवाई लेता रहा। अच्छा, और आप काम क्या करते हैं? मैं एक्सपोर्ट हाउस में डॉक्यूमेंटेशन का जॉब करता हूँ। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन का जॉब करते हैं। जी। ओके, क्योंकि यूजुअली तो ये बहुत टॉसिस बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे कुछ नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है ना, तो इतना सिर्फ चेक, जो भी आपको डॉक्टर है वो थोड़ा सा चेक करेंगे, क्योंकि जो आईलिड का मसल्स है उस मसल के टोन के लिए कुछ तकलीफ हो रही है। अभी सूजन है तो तब तक अगर ये, क्योंकि आपने बोला है 3-4 दिन पहले ही सर्दी हुआ था, सूजन नहीं है, अब क्या? सूजन नहीं है, सूजन नहीं है इसमें कुछ भी, सब नॉर्मल है, बस पलक पूरा उठ नहीं रहा, आँख खुलता नहीं, थोड़ा सा ही खुलता है, नहीं के बराबर और बस। 4 दिन पहले बिल्कुल नॉर्मल था, बस सर्दी जुकाम हुआ हाँ, और उसके बाद नहीं इससे हुआ। पहले शुरू से सब कुछ ठीक था, अभी एकाएक हो गया 10 दिन पहले लगभग। और आपका जो भी रूटीन है उस इसमें आपके, एक्चुअली शशि मैम आप इनका केस थोड़ा ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अनिता मैम, मैं थोड़ा सा शश- पहले कर दूं? हाँ बोलिए। हाँ अनिता मैम, ये ना ऑल इंडिया से सब कुछ दिखा चुके हैं, आई साइड ये क्लियर है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने इनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भेजा है। हेलो हेलो। हाँ जी सर, बोले, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बताएं। हाँ शशि मैम, मैंने सारा ग्रुप में सारी इनकी रिपोर्टें सब कुछ डाल रखी है, पहले आज दिन में ही डाल दिया है। हाँ जी सर, लेकिन एक बार ब्रीफ कर दीजिए ना, तो सारे लोग सुन लेंगे, कई बार लोग रिपोर्ट नहीं देख पाते हैं, तो आप एक बार ब्रीफ कर दो। एक्चुअली आप ये ब्रीफ करो कि पेशेंट को क्या क्या तकलीफ हो रही है और क्या क्या उसको और भी मतलब एसोसिएटेड या पाचनगत में क्या तकलीफें हैं, क्या उसकी सारी चीजें हैं। आप अपना दो ना, सारा कुछ डिटेल दो आप अपने। शशि मैम, पेशेंट को पेशेंट को वीडियो ऑन किया है उन्होंने अपना, उनका दिख नहीं रहा है, शेयर नहीं हो पा रहा है। एक मिनट, मैं भी रोड पर हूँ, 2 मिनट आप लोग बात करो, बस मैं घर जाकर कर रही हूँ। पेशेंट का नाम, पेशेंट की उम्र कितनी है, पेशेंट क्या काम करता है, कब से परेशानी है, पहले क्या क्या परेशानी हो चुकी है, आँख की जो ड्रूपिंग। हाँ सर, ये सारी चीजें अगर कोई ब्रीफ में कर दे कि पेशेंट की उम्र क्या है, पेशेंट का नाम, कौन से कास्ट से, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कार्य करते हैं, कब से क्या परेशानी, क्या क्या दवा ले चुकी है, जीवन में पहले क्या परेशानी आई है, कोई ऑपरेशन, फैमिली में क्या परेशानी थी, ये सारी चीजें। सर पेशेंट की एज अभी बताया था ना, पेशेंट ने ही इज 24 ओल्ड, 24 साल के हैं। 3-4 दिन पहले ये प्रॉब्लम हुई। ये समझ में आया कि 24 साल की उम्र के नौजवान है, उनको दाएं आंख नीचे गिरती है, कोई सूजन नहीं है आंख में, कितने दिनों से गिरती है, 3-4 दिन पहले से गिर रही है क्या? पेशेंट मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन है। आलोक श्रीवास्तव जी, आप अपना वीडियो ऑन करें प्लीज और रिप्लाई करें। हेलो, हाँ जी बोले प्लीज। जी, एज 44 ईयर है मेरी, 44 साल है एज मेरी। हाँ, 44 साल है। और परेशानी दाएं ये पहले कोई ऐसी खास परेशानी नहीं थी, हल्का फुल्का जैसे पेट में कभी कभी गैस बनता, थोड़ा बहुत दर्द रहता, और कोई ऐसी खास परेशानी नहीं है। अब चूंकि मेरी सिटिंग जॉब है, ऑफिस में बैठता हूँ, तो थोड़ा कमर में दर्द रहता है हल्का, बस कभी कभी, वो रेगुलर नहीं रहता। और अभी सब कुछ ठीक था, अभी एकाएक हफ्ते 10 दिन पहले ये पलक जैसे गिर गया, तो दाएं आंख का पूरी तरह आंख खुल नहीं रहा, थोड़ा सा खुलता है, आप समझिए 25% खुलता है, बाकी उठ नहीं पाता है, तो इसलिए देखने में दिक्कत हो रही है। तो आंख गिरा है, दाएं आंख गिरा है, कोई दर्द होता है आंख में, अंदर कोई दर्द होता है ऐसा? अंदर कोई परेशानी नहीं है, अगर मैं दूसरा आंख करूं तो सब कुछ दिखता है, उसमें दिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आंख में कोई दर्द नहीं है, आंख में कोई लालिमा नहीं है, आंख में कोई थ्रॉबिंग सेंसेशन नहीं है, जैसे कोई टिपटिपा रहा है अंदर? नहीं, और कोई पुरानी माइग्रेन की हिस्ट्री नहीं है? और जो पेट की गैस है वो 1-2 सालों से बन रही है? हाँ, वो कुछ सालों से बन रही है, लेकिन वैसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कभी कभी जैसे बनती है फिर रिलीज हो जाता है, वैसा प्रॉब्लम वाली नहीं है। तो कितने सालों से बन रही है? बचपन से बन रही है कि 5 साल से कि 10 साल से? पेट साफ कब से नहीं हो रहा?
ये तो 8-10 साल से हो रही होगी, क्योंकि मेरी सिटिंग जॉब होती है तो इस वजह से थोड़ा कब्ज गैस की प्रॉब्लम रहती है, अक्सर गैस बन जाती है। ये तो 8-10 साल से हो रहा अच्छा, है। कोई व्यसन का सेवन नहीं है? सिगरेट, गुटखा, नहीं, कुछ भी अल्कोहल नहीं। कोई सेवन नहीं है? नहीं, कोई कुछ भी विरोध, जैसे चाय के साथ नमकीन, पराठा, चाय के साथ कोई भी नहीं, नमक की चाय चीज वगैरह लेना, ज्यादा दूध ले, पीता नहीं, मैं कभी कभार ही पीता हूँ। घर में मेरे चाय का कोई कल्चर नहीं है। रात को नॉनवेज खाना है, रात को गुरु खाना नहीं, खाना? नॉनवेज मैं कभी नहीं खाता हूँ। मैं प्याज लहसुन नॉनवेज कुछ भी नहीं खाता हूँ, कभी भी नहीं। ठीक है। नाक में रात सोते वक्त नाक बंद होना, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, नाक वक्त नहीं बंद होता। ठीक है। दाएं कान में सुनाई आने में कोई कमी तो नहीं है दाएं कान में? नहीं, ऐसा कान लगता है वान में कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हुआ था जैसे एक महीने पहले करीब हल्का सा जबड़े में दर्द हो रहा था, बस इतना ही प्रॉब्लम पहले हुआ था, और तो अच्छा, कुछ नहीं ऐसा हुआ। हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक। ठीक। और नींद कैसे आती है? नींद हल्की आती है? उठे कितने घंटे सोते हैं? कितने घंटे कच्ची नींद आती है? सोने में देर लगती है? नहीं, नींद तो आ जाती है, 5-6 घंटे के करीब सोते हैं, लेकिन सुबह जैसे अगर 4-5 बजे के अराउंड नींद खुल गई तो फिर दोबारा नींद जल्दी आती नहीं है, नहीं के बराबर आती है। और रात को कितने बजे सोते हैं? खाना कितने बजे खाते हैं रात में? खाना 9 बजे के आसपास खाते हैं और 10 बजे के अराउंड सो जाते हैं। अच्छा, रात को टीवी देखना या मोबाइल देखना होता है सोने के पहले? नहीं, ठीक है। जब लेट आते हैं, जब 10 बजे लेट आते हैं, कितनी देर में नींद आ जाती है? अराउंड 15 मिनट 20 मिनट के अराउंड में नींद आ जाती है। नींद आ जाती है। और मैक्सिमम पेशाब के आधा लिए घंटा। उठना तो नहीं पड़ता? पेशाब के लिए उठना तो नहीं पड़ता? नहीं, बाई चांस ही कभी उठते हैं, ऐसे रेगुलर भी नहीं उठते हैं। अच्छा, तो मैम मेरे को जितना समझ में आया कि 44 ईयर ओल्ड मेल है, और मतलब वायु का सही मूवमेंट नहीं है 8-10 साल से नीचे, और जो वातज सिम्टम्स थे और उसके कारण आई ड्रूपिंग हुई है। अनलाइकली कि कोई सॉल या कोई मतलब एक्सटर्नल कंप्रेशन या पैथोलॉजी होगी, क्योंकि इसके कोई वो नहीं है। तो ये यूजुअली ये फेशियल नर्व का आइडियोपैथिक फेशियल नर्व सिंड्रोम में आता है, इस टाइप से लग रहा है। उसमें हम लोग यूजुअली प्रेडनिसोलोन देते हैं, या फिर जैसे स्नेहपान या कुछ इस तरह से, अगर आपकी तरफ से। जी मैम। नहीं सर, वो तो नहीं है एक्चुअल में। आइडियोपैथिक तो मान लेंगे तो फिर थोड़ा सा होगा, थोड़ा हेतु तो निकालना ही पड़ेगा। एक बार बताएं सर, आप जैसे है काम आपका जो करने का तरीका रहा है, उसमें कैसा काम करने का रहा है? कितने घंटे, मतलब जैसे रात में भी काम करते थे आप? नहीं, रात में नाइट में कोई काम नहीं। जैसे ऑफिस में गए तो कोई वर्क आया तो थोड़ा बहुत लैपटॉप चला लिया, जैसे 10-15 मिनट या तो मैक्सिमम आधा घंटा, बस, लैपटॉप इससे चलाने ज्यादा का नहीं। कितने घंटे का आपका वो है? कितने घंटे लैपटॉप चलाते हो आप डेली? एक बार में 15-20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, लैपटॉप कोई और चलाता है? नहीं, कोई नहीं चलाता है। बस कोई ऐसे रेगुलर हमारा वर्क नहीं है। जैसे एक तरीके से समझिए, कोई हुआ तो कभी किसी दिन 1 या 2 दिन बन गए, बस इतना ही वर्क होता है। अच्छा, और मोबाइल कितना यूज करते हैं सर आप? मोबाइल भी कोई खास नहीं, ज्यादातर कॉल में ही यूज करते हैं, बस। नहीं, आज की डेट में देखिए हर इंसान का एक बड़ा बढ़िया सा प्यार है मोबाइल, जो कि 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे तो लोगों का चलता ही रहता है। इसलिए मैं आपको भी नहीं, पूछ रही हूँ कभी कि जैसे मेट्रो वगैरह में रहे तो थोड़ा बहुत देख लिए, इससे ज्यादा नहीं यूज करता हूँ। क्यों घर पर आप नहीं यूज करते? नहीं, मेरा मोबाइल रखा ही रहता है, नहीं के बराबर यूज करता हूँ। अच्छा, आपका एक बात बताएंगे सर, हाइट और वेट कितना है? हाइट मेरा मतलब 5 फीट 10 इंच के करीब होगा, और वेट 70 किलो के आसपास था लास्ट टाइम जब वेट किया था तो ये जो आपका फेस का लुक आ रहा है, इसमें थोड़ा जी। सा स्वेल्ड मुझे नजर आ रहा है, क्या ऐसा है? नहीं, स्वेल तो कुछ नहीं है अभी। ये तो थोड़ा पसीना वगैरह ज्यादा आ रहा है, आज वो ह्यूमिडिटी बहुत नहीं, है अभी ना। तो आप देखो, मैं भी पूरे पसीने से तरबतर हूँ। हाँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है मेरा, ऐसा ही है, मतलब स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं, नहीं। फेस में ऐसा कुछ नहीं लगता कि आपको थोड़ा बहुत फर्क लग रहा है इधर आजकल कुछ नहीं, दिनों से? नहीं, जैसे जब आपने बोला था जब दर्दें थी जबड़े में। नहीं, स्वेलिंग कोई भी नहीं है। अच्छा, आपका फेस का शेप ही ऐसा है आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, किस करवट ज्यादातर सोने की आपकी आदत थी सर? जी। मतलब लेफ्ट लेटरल सोते हो, राइट लेटरल ज्यादा सोने की आदत थी, बीच में सोने की आदत थी? लेफ्ट कोई हैंड लोग में ज्यादा, लेफ्ट साइड में ज्यादा सोते हैं। अच्छा, कोई लोग मुंह के बल ही सोते हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं, लेफ्ट करवट ज्यादा सोते हैं।
अच्छा, क्या ऊंची आवाज में बात करने की भी आदत है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, हम अदरवाइज नहीं लीजिएगा, हमें हेतु निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने हेतु निकाल करके काम नहीं किया तो फिर चीजें सॉल्व नहीं हो पाती उस तरीके से। जी जो भी कॉज होगा हमें उसको अवॉइड करना ही करना होता है। ओके, आप अपना वीडियो ऑन रखें प्लीज। ऑफ कर दूं? हाँ जी, हाँ जी, इसलिए मैंने ऑन करके रखा है कि आपको। तो अभी जैसे एक आंख की ड्रूपिंग हो चुकी है, तो दूसरी आंख से कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी पढ़ने लिखने में? आलोक जी प्लीज ऑन योर वीडियो। नहीं नहीं, दिक्कत तो नहीं आ रही, देखने में मुझे कोई ऐसे नहीं होती। हाँ, इस आंख से थोड़ा कम दिखता है, जो खुल नहीं रहा है, वो उससे तो देखना मुश्किल होता है, लेकिन दूसरे आंख से सब कुछ नॉर्मल दिखता है। ऑन करेंगे प्लीज आप? हाँ जी सर, जी प्लीज अपना वीडियो ऑन करके रखें जब तक आपकी केस टेकिंग हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हम आपके फेस में सिर्फ आपके वर्डिंग को सुनते हैं, कई बार आपके एक्सप्रेशन भी शो होते हैं और बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। सर ठीक आपका है? फेस देखना बहुत जरूरी है, कितना इन्वॉल्वमेंट है, नहीं तो पता नहीं चलता क्या नहीं, पोजीशन। अभी मैम ने बोला था बंद करने, तभी वीडियो बंद किया था मैंने, अदरवाइज तो ऑन ही था मेरा। अच्छा, कोई और बीमारी आपको, शुगर वगैरह, बीपी वगैरह की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? अभी तो आज सर ने टेस्ट किया है तो शुगर हल्का सा है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। कितना है? ये फास्टिंग 135 आया था। चलिए, और बीपी कितना है? बीपी जैसे 2-3 बार चेक किया तो 147 और 103 ऐसे आया था एक बार। नहीं तो नॉर्मली जब कभी आपने मान लो परेशान रहे हो, बीपी चक्कर आया, तो क्या बीपी उस वक्त ज्यादा आया है आपका? नहीं, बीपी वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ी तो चेक नहीं करवाया मैंने। अच्छा, ये आपने फर्स्ट टाइम बीपी चेक करवाया है? हाँ, कभी कभार ही कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी तो ये सब चेक नहीं करवाते थे। नहीं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। देखिए, हमको कोई परेशानियां कई बार होती हैं, कई बार नहीं भी होती हैं, तो मैं इसी वजह से पूछ रही हूँ कि हम अवेयर होते हैं। कई बार अचानक ही कोई पेशेंट चेक कराता है, उसका 500 की शुगर आती है, बट उसको पता ही नहीं होता, उसकी बॉडी चल रही होती है, तो चलती रहती है, जब तक एक्सट्रीम नहीं आता तब तक वो ध्यान नहीं देता है ना? हाँ, वही बात इस है कि वजह कोई से मैं प्रॉब्लम आपको नहीं आई, पूछ रही हूँ, इसीलिए कभी क्योंकि चेक नहीं अगर आप करवाने की करो जरूरत। 147 बाय 103 तो 103 इज नॉट ओके। सिंपल सी बात है। ठीक है, लोअर का इतना ज्यादा होना इस एज में नहीं सही है। तो इस तरह की। अच्छा, एक सर बताइए, आपका जो काम है वो सिटिंग जॉब जी वाला काम है? हाँ, सिटिंग पेपर जॉब। वर्क? जी ओके, तो उसमें टारगेट बेस्ड काम तो नहीं है आपका? नहीं नहीं, टारगेट बेस्ड नहीं है, वो तो हमारा एक्सपोर्ट है, तो कभी कभी महीने में 2-3 सेल ही होती है, कोई बहुत ज्यादा होती नहीं है। तो जब कोई जैसे शिपमेंट जानी होती है तो इनवाइस वगैरह बनाना होता है, बस। टारगेट कुछ नहीं है। नहीं, मतलब कि आपका काम कूल एंड कंफर्टेबल है कि स्ट्रेसफुल वर्क है, मैं ये इसलिए नहीं, पूछ रही हूँ। फुल कंफर्टेबल है। बहुत कम काम है अभी तो, 3-4 साल से काम ज्यादा है नहीं, काफी कम है। नहीं तो 3-4 साल से काम कम है तो उसका टेंशन तो ज्यादा नहीं है? नहीं नहीं, हमारे सैलरी वगैरह में कोई फर्क नहीं है, वो तो कंपनी की टेंशन हो सकती है, हमारी तो कोई नहीं है, क्योंकि मैं सेल्स में नहीं हूँ, डॉक्यूमेंट्स में। सही है। जी अच्छा, एक बात बताइए, आप जो खाना पीना खाते हो कुछ भी, वो आपको भूख प्यास लगती है तो खाते हो, कि टाइम हो जाता है तो खाते हो, कि वक्त पे खाते हो, क्योंकि काम की वजह से भी कई बार इंसान नहीं, उल्टा पुल्टा खाता नॉर्मली पीता है? टाइम के हिसाब से खाते हैं, भूख के हिसाब से कम खाना होता है, टाइम की सेटिंग रहता है। अच्छा, भूख लगी हो लगी नहीं से मतलब है, टाइम हो गया सो हम खा लेते हैं ना? हाँ, इस तरह का ही शेड्यूल चल रहा है अच्छा, एक्चुअली, एक बात ज्यादा बताएंगे, ज्यादा कभी नहीं। जैसे बड़ा रोने होने का दिल करता है तो आंसू रोक कर नहीं लेते? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ जी सर। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, जैसे होता है, हालांकि मेल कम ही रोते हैं, लेकिन तब पर जी क्योंकि अगर हम आंसू का बेग रोकते हैं या कुछ और भी इस तरह की इमोशनल स्ट्रेस ज्यादा होता है, तो उस तरह की चीजों में भी इस तरह की हो सकती है। तो एक बार जब बताइए, जैसे आपकी इस साइड की आईज में प्रॉब्लम हुई है, तो जी उस वक्त का जो जबड़ा उसी टाइप मतलब तरफ वाले में दर्द हो रहा था कि दूसरे तरफ में दर्द था, नहीं, या जो इसी खिंचाव एक तरफ का महसूस हो हो रहा रहा था? था, लगभग 1-1.5 महीना पहले हल्का हल्का दर्द हो रहा था, खाने वाने में कभी कभी होता था, फिर अब वो ठीक हो गया, अभी कुछ पता नहीं चल रहा उसमें। तो 1-1.5 महीने पहले जब आपको खाने पीने में दर्द हो रहा था, चबा उबा रहे थे, तकलीफ हो रही थी तो जबड़े में, तब आपने कुछ सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ सिकाई नहीं, उकाई की सूजन गर्म नहीं पानी था, में? सूजन वगैरह जरा सा भी नहीं था, बस वही जैसे नहीं, खाते मैंने वगैरह। कहा दर्द हो रहा था,
तो दर्द में जी। भी इंसान सेकता उगता है, तो क्या ऐसा किया कि कुछ सिकाई उगाई किया जिससे आराम आ जाए? नहीं, उसके जबड़े में कुछ ज्यादा नहीं थी, बहुत हल्की सी प्रॉब्लम थी, इसलिए कुछ नहीं किया उसके लिए। ओके, चलिए। मतलब और उसके पहले कोई और वजह आपको ये लगता हो कि हाँ बहुत तेज अचानक हवा लगी हो अभी हुआ या था बारिश? लगभग डेढ़ महीने पहले एक मेरे बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, तो सामने से टक्कर लग गई थी, तो चूंकि सिर में हेलमेट था तो सिर में तो कोई चोट नहीं लगा, थोड़ा हाथ पैर छिल गए थे, वो हफ्ते 10 दिन में ठीक हो गया था। ओके, तो जब हेलमेट मतलब जब बाइक का एक्सीडेंट हुआ तो ऐसा तो नहीं बहुत पैनिक हो गए थे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो नॉर्मल ही था, आराम से अब खुद ही आ गया था अपने घर पे। तो कुछ परेशानी तो नहीं फील हुई कि नहीं क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं खुद ही पहले रुका, फिर फोन करके किसी को बुलाया, फिर बाइक ड्राइव करते हुए खुद घर पे आया। नहीं वो ऐसा ठीक है, बाइक ड्राइव करके आया था, क्योंकि कई बार होता ना अचानक कोई एक्सीडेंट भी नहीं होता बट हम बच भी जाते हैं तो भी हमको एक शौक सा लगता है, क्योंकि मैं भी ड्राइव करती हूँ तो इतना तो थोड़ा सा एहसास रहता है, इसलिए मैंने पूछा। कई बार होता कुछ लोग छोटी चीजों से भी बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। नहीं, वैसा नहीं हुआ था, क्योंकि वहां से जैसे बाइक गिर गई थी तो लोगों ने उठा दिया, बिठा दिया, तो मैं बाइक चलाते हुए खुद ही आ गया था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी। अच्छा एक बात बताइए सर, जो आप खाना खाते हो यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? फुल वेजिटेरियन, प्याज लहसुन भी नहीं खाता मैं। अच्छा, तो ये दो दाने वाने चबाने की आदत है? कहाँ के हैं बेसिकली? मैं वैसे तो बिहार से हूँ। अच्छा, तो ये दाना वाना चबाते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करते। क्यों? दाना वाना तो बड़ा अच्छा लगता है खाने में। नहीं, लगता होगा जो खाते होंगे, मुझे तो कोई ऐसी आदत नहीं है किसी भी चीज की। तो क्या पसंद है आपको? नॉर्मल खाना, जैसे रोटी सब्जी यही सब खाते हैं। और ये लिट्टी चोखा वगैरह? हाँ जी। लिट्टी चोखा वगैरह? नहीं नहीं, वो सब हम लोग क्या ऐसा नहीं चलता। मतलब आप अधिकतर, मेरा कहने का मतलब है सॉफ्ट फूड ज्यादा खाते हो कि हार्श जो होते हैं थोड़े से कड़े, वो चीजें ज्यादा नहीं खाने नहीं, की आदत है? सॉफ्ट फूड ही ज्यादा चलता है। ओके। और कोई तकलीफ आपको ऐसी लगती हो जो नहीं इसके साथ ही 1.5-2 महीने में इधर हुई हो और कहीं फील होगा हो? नहीं, अभी नया में तो कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, नया की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो ये 1.5-2 महीने पहले मान लो जबड़े में दर्द होना शुरू हुआ था, उसके पहले 1.5 महीने पहले कुछ और हुआ हो, इस तरह की कोई चीजें? नहीं, ऐसा कुछ फर्क तो नहीं आया, ओके। कहीं और कोई तकलीफ नहीं हुई। नहीं, पेट वगैरह अच्छे से साफ होता है? थोड़ा कब्ज रहता है, कुछ गैस भी बनता है, क्योंकि सिटिंग जॉब है तो थोड़ा ज्यादा बैठना हो जाता है। कई बार पहले, इससे पहले जहाँ जॉब करता था 7-8 साल पहले, तो वहाँ लेट टाइमिंग होती थी, तो थोड़ा खाने का गैप हो जाता था, इस वजह से गैस बनना शुरू हो गया। तो ये कब्ज और गैस की तकलीफ कितने सालों से है आपको? अभी तो 8-10 साल से हो गई होगी। 8-10 साल। उसके पहले भी था इस तरह की तकलीफ? नहीं, उससे पहले तो कुछ ऐसा नहीं था। तो आप अपनी कब्ज या गैस के लिए क्या लेते हो जिससे आपको कब्ज और गैस में आराम रहे? नहीं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, रोज जाता हूँ सुबह, और गैस भी रिलीज हो जाता है, तो कोई ऐसी दवाई वगैरह नहीं लेता मैं। अच्छा, आईज में जैसे मान लो अभी ये ड्रूपिंग की प्रॉब्लम हुई है, क्या इसके पहले पावर की भी कुछ तकलीफ रही है? थोड़ा आईज में जैसे नजदीक का या छोटा अक्षर देखने में या कम रोशनी में देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये कितने सालों से है सर आपके साथ? ये तो अभी 2-3 साल से हुआ होगा, उसका तो एग्जैक्ट 2-3 आइडिया साल नहीं है, से क्योंकि ऐसी जरूरत कभी कभी पड़ती है। तो चश्मा लगाते हो? नहीं, चश्मा अभी तक तो नहीं लगवाया। अच्छा, मतलब तकलीफ है उसके बावजूद मैनेज कर रहे हो? अभी ऐसा लग रहा था कि चेक करवाएंगे, सोचा ही था, लेकिन करवाया नहीं था अभी तक। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि देखो अगर हमारी आईज में वो होता है तो उस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लो मुझे पास का ठीक दिखता है, दूर का नहीं होता है, तो मैं चश्मा लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी तो ड्राइव करते हुए परेशानी होगी, तो फिर स्ट्रेन आएगा। या ऐसे कुछ लोग को पास की तकलीफ होती है तो पास के लिए लगाना पड़ता है, या कुछ लोग को दोनों तकलीफ होती है, उस हिसाब से करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं। और किसी वैद्य को इनसे कुछ पूछना है, डॉक्टर को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछें। मैम आपने अच्छे से केस लिया है कि ये सिंपल अभी की सीजन जो है। आप कहाँ पे रहते हैं? वहाँ पे कोई बारिश ठंडा सीजन है? मैं दिल्ली में रहता हूँ, अभी तो यहाँ ह्यूमिडिटी का सीजन है, काफी गर्मी और ह्यूमिडिटी है। हाँ जी। तो ये वातज वर्तमगत रोग जो वाग्भट में बताया गया है, उसमें से हम अगर इसको जिसे बोलते हैं कि एक इनकी संप्राप्ति या जो भी चीज देखे, तो कुछ ऐसे कंक्रीट कुछ नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व हो गए तो कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन वी कैन कंसिडर इट एज ए वेरी जस्ट स्टार्टअप ऑफ वातज वर्तमगत रोग। और उसमें हम
इनको जो भी है स्नेहन, स्वेदन, त्रिफला क्वाथ, त्रिफला सिद्ध घृत, इसका अगर नेत्र तर्पण और अगर क्षीरबला का नस्य देते हैं तो काफी बार, क्योंकि इन दिनों में थोड़े से जो भी इन्फेक्टिव फोकस, वायरल, ये सारी चीजें बहुत जल्दी उभर आती है। बस इसमें अगर इनका डेंचर वगैरह का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मतलब टॉसिस जो है जस्ट 3-4 डेज पहले है, तो सिर्फ वातहत वर्तम करके अगर हम इसको लेते हैं और इसको सिर्फ सप्तामृत लोहवटी, त्रिफला सिद्धघृत का आशोतन और नेत्र दर्पण, उसके साथ में नस्य क्षीरबला का, और अगर उनको बाकी का पान का वो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एरंड भ्रुष्ट हरण कुछ दे देना चाहिए जिसकी वजह से कोई भी चीज इनके आड़े नहीं आए, सप्तामृत लोह, तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 7 डेज अगर करने के बाद में कुछ चेंजेस नजर आते हैं तो देन आर डायग्नोसिस इज ओके। जो भी अभ्यंग है आप उस एरिया को करके हल्का सा फोमेंटेशन देके फिर उसके बाद में नेत्र दर्पण करें, सेक दें, त्रिफला कषाय से करें। इवन इनका दीपन पाचन भी करना जरूरी है और वातानुलोमन भी करना जरूरी है, तो मुझे ऐसा लगता है इनका चित्रकादिवटी से दीपन होना चाहिए पाचन के लिए। और हल्का आहार थोड़ा सा शाम का जो भी है, बैठे अगर रहते हैं तो कम से कम 2 पैरों के उस पे बैठ के खाना खाने के बाद में जो है थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है इनकी, तो थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करें। और अनुलोमन के लिए एरंड भ्रुष्ट हरण इसके साथ में देते हैं, तो इनको एक 7 डेज के बाद में फिर से फॉलो अप पे लेना चाहिए। एक सद्य विरेचन भी चलेगा इनको, बिकॉज आलोचक पित्त का स्थान है और ये बोल रहे हैं कि हल्का सा कुछ 2-3 दिन पहले इनके लेफ्ट साइड में दर्द भी हुआ था, तो अगर हम उस फेशियल नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट समझते हैं तो हम बेस्ट वे है कि एक विरेचन भी इनको दे सकते हैं और इसके साथ में बाकी का जो ट्रीटमेंट है उतना चला के 7 डेज में आई थिंक लोकल अगर होगा तो ट्रीट हो जाएगा। बाकी किसी को और कुछ लगता है तो दे कैन ऐड अपॉन। नहीं सर, बेल्स तब होता है कि जब उस टाइप के लक्षण, क्योंकि इनका मैंने बोलते वक्त में और ये सब चेक करते वक्त में वही देख रही थी, बेल्स भी लग रहा है और लेफ्ट साइड में कोई इनकी सॉरी राइट साइड में कोई वीकनेस नहीं है, तो जिसकी वजह से इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट, नर्वस इन्वॉल्वमेंट है। इसीलिए 7 डेज लोकल ट्रीटमेंट, इंटरनल ट्रीटमेंट वाताहत वर्तमा करके हम अगर करते हैं और इसके साथ में अगर रिजल्ट मिल जाता है, नहीं मिलता है तो फिर आगे के डायग्नोसिस पे हम ये करते हैं। नॉट टू वरी अबाउट। मेनी टाइम क्या होता है कि हमेशा न्यूरोजेनिक नहीं, कभी काफी बार मायोजेनिक मायोपैथी भी कुछ इन्वॉल्व कर लेती है। लिवेटर मसल्स जो रहते हैं वो लिवेटर मसल्स को इरिटेट कर देती है, बट ये ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन, जो भी आईलिड्स का कंडीशन, रूपिंग, इट कैन हैपन। टॉसिस इतना ज्यादा नहीं लग रहा है, पार्शियल ओपनिंग है, इसलिए इसको जितना जल्दी हम ट्रीट करेंगे उतना बेस्ट रहेगा उनके लिए। आम पाचन के साथ में बाकी का ट्रीटमेंट चले। और किसी को भी कुछ गाइड करना है आलोक जी के केस में तो बोले। हरीश बत्रा सर, आपको समझ में आ गया होगा है ना कि इनको मिलनी स्नेहन करिए उधर में फेस में, मतलब एक्चुअली अभ्यंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का स्वेदन करिएगा। बहुत पता ही आपको क्या इसके पास बहुत हल्का करते हैं, लेकिन उसको उद्वर्तन करके करेंगे तो फिर बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। मतलब पहले उद्वर्तन कर लिया त्रिफला पाउडर से ही, बहुत हल्का सा ही, फिर उसके बाद करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और नस्य तो देना ही देना है, और साथ में वातानुलोमन में जरूर दीजिए, क्योंकि कब्ज काफी 10 साल पुरानी पेशेंट बता रहे हैं और चीजें हो सकता है और पुरानी भी हो। और अभी तो वैसे नहीं पता चला दिनचर्या रात्रिचर्या का, लेकिन वहां पर भी उस चीज को थोड़ा सा ठीक कराइएगा। मतलब खाना वगैरह जो है सनसेट के पहले खा लें, रात वाला खाना, और जल्दी सोए, थोड़ा सा जल्दी उठें, वॉक, प्राणायाम, ये सब चीजें थोड़ा सा करवाइए, है ना मैम। और तो मैम ने, अमृता मैम ने बहुत बेहतर गाइड कर दिया है, तो पेशेंट को लीव करा दिया जाए। यस मैम, यस। और खान पान का भी थोड़ा ख्याल रखिए कि ऐसी चीज में जिससे वात प्रकोप हो या वात का रुक्ष और लघु गुण, उसको खाने की बजाय थोड़ा अल्प सा स्निग्ध उष्ण गुण, ये चीजें खाने में रखे। खान पान भी जल्दी से खाए, थोड़ा स्निग्ध आहार रखे। और दूसरा चीज, कोष्ठ उनका क्रूर नहीं गिरना चाहिए। तो ये सारी चीज के लिए आहार जो हेतु है, विहार जो उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसमें कुछ चेंजेस करके, कुछ भी नहीं तो एक खाने के 2 घंटे के बाद में आप कम से कम एक 10, 25, 50 भी स्ट्रोक अगर कपालभाति के लगाते हैं खाने के 1.5 घंटे के बाद में, और लॉन्ग ब्रीथिंग करते हैं, तब भी आपके बात का अनुलोमन होता है।
और नहीं तो फिर 2 पैरों पे इसमें फोल्ड करके बैठना, तो उससे भी काफी अच्छा रहता है। खाने के बाद में आप वज्रासन में बैठ ही सकते हैं, बट दैट यू हैव टू मेक योर लाइफस्टाइल, जिसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। और दूसरा, जब फोन आता है तो फोन को लेके बैठ के बात करने की बजाय आप स्ट्रोल करते हुए बात करें। ये 2-3 चीजें सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, जो भी हमारा सर्कुलेशन है, बीएमआर है, उसमें चेंजेस लाता है। हमारा जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है उसको एक्टिव रखता है, एंजाइम्स को सीक्रेट करने में हेल्प करता है। ओके, थैंक यू अनृता मैम। तो पेशेंट को लीव करा दिया जाए। हाँ जी मैम। हाँ, चलो। शशि मैम ये शीर रंजीत बला कुमार कहाँ शर्मा से जी, मिलेगा? हाँ जी। अच्छा आप हो, सॉरी। जी। तो आलोक जी कौन थे? सॉरी सॉरी, आपको आप लीव कर दो, ठीक। ठीक है। आलोक जी का कैसे चेक करेंगे? शशि मैम शीर बला कहाँ से मिले? आलोक जी कौन थे? मुझे याद नहीं, सॉरी, मेरी गलती से उनको करा दिया, वेटिंग रूम में डाल दिया। अब उनको कैसे ज्वाइन करेंगे? अभी दिख नहीं रहे। सॉरी, आप तो आ गए। आलोक जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो, आलोक जी आपने अपना माइक अनम्यूट किया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डू यू वांट टू से समथिंग? मैडम एक हाँ जी सर, बोलो प्लीज। मैडम एक अल्ट्रासाउंड आपके सामने सेंड कर रहे हैं इस ग्रुप में। नहीं, क्या आप सर बताइए कहाँ इसमें से क्या हैं? करें? हाँ, मैं गोरखपुर से हूँ। नहीं, ग्रुप में तो है, मैं पूछ रही हूँ कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर साहब? गोरखपुर में मैं करता हूँ। अच्छा सर, बताइए क्या तकलीफ है पेशेंट मेडिकल की? ऑफिसर, वो उसके पित्ताश्मरी है। पित्ताश्मरी तो ये तो एक तरीके से एलोपैथिक डायग्नोसिस हो गई ना, बस आप उसमें और भी चीजें बताएंगे ना, मेरे क्या पास किसी तकलीफ ने हो रही भेजा है, पेशेंट को। अरे मेरे पास किसी ने, मेरे बैचमेट ने भेजा है। जरा हम्म उसको अब देख के बताइए जरा सा, पूरा उसकी हिस्ट्री मैंने ली नहीं है। नहीं सर, पहले एक बार पेशेंट की हिस्ट्री ले लीजिए, फिर हो सकता है। ऐसे अगर आप एलोपैथिक अप्रोच से सिर्फ करेंगे कोई चीज, तो फिर नहीं पॉसिबल हो पाएगा सर, ठीक है, क्योंकि मैं आपको कल ग्रहणी लेकर हिस्ट्री वगैरह बताता हूँ सारी चीजें आपको। पता करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं कल ले लेता हूँ। हाँ जी सर, आप चाहे पैनल पर ला लीजिए, चाहे एक बार डिटेल हिस्ट्री ले लीजिए, फिर उससे आपको भी समझना आसान होगा। वरना तो ऐसे आपको पित्ताश्मरी पता है तो आप चरक उठाइए ऐसे पढ़ लीजिए, है ना। जी जी तो जी जी। एक बार आप केस टेकिंग कर लीजिए तो आपको हेतु समझ में आएगा। जैसे अभी आई वाले पेशेंट थे, तो उनका आपने देखा कि 1-1.5 महीने पहले जबड़े में प्रॉब्लम हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि फेस की ही मसल्स में प्रॉब्लम हुई थी। और अभी और चीजें नहीं निकल पाई। जैसे आपको मालूम है, अगर इस साइड के होंगे तो दिल्ली पंजाब के साइड में इधर काफी अच्छी बारिश हो रही है और काफी नमी भी रही है। दिल्ली में बहुत अच्छा हो सकता है हवा के झोंके से भी, क्योंकि अपना अगर हम बुक पलटे तो वहां पर भी है। और उसके पहले एक एक्सीडेंट भी हुआ था, और बीपी का जब उन्होंने रीडिंग बोली तो 140 समथिंग ऊपर का था, लेकिन नीचे का 103 के आसपास था, तो वो बहुत ज्यादा था। इस तरह की कुछ चीजें थी, और कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री 10 साल पुरानी थी। तो बहुत सारे हेतु मिल जाते हैं। और क्या कई बार होता है कि सडन कोई चीज होती है और कोई चीज बहुत धीमे होती है, तो एग्जैक्ट हेतु हो सकता है हम लोग कई बार नहीं भी पूरा पूरा निकाल पाते, बट निदान परिवर्जन पहला एक चिकित्सा का चीज है। तो जब आप निकालोगे तो उसको फिर ट्रीट करना आपके लिए आसान हो जाएगा सर। और सिर्फ पित्ताश्मरी करके आप चिकित्सा करना चाहेंगे तो आपको मुश्किल होगी। और दिनचर्या का जरूर ख्याल रखना चाहिए। जैसे कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट कोई भी है, अगर आप उसको चाहे जो चूर्ण पाउडर दीजिए, जब तक देंगे तब तक रिजल्ट आएगा। अगर वो लेट नाइट जागता है तो उसका कभी भी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो सकता है। सुबह देर तक उठता है तो भी नहीं ठीक हो पाएगा। तो वो सारी जो सिस्टम है, मतलब सन के हिसाब से हमको चलना होता है, तो वैसे करवाते हैं तब ठीक हो पाता है। तो ऐसे ही हर पेशेंट के केस में होता है। ठीक है सर। ठीक मैडम, कल लेकर बताऊँ मैं। हाँ जी, हाँ जी सर, प्लीज। थैंक यू सर। और किसी को भी कुछ बोलना हो या बताना है तो प्लीज बताएं। कोई अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता है तो शेयर करें। शशि मैम अब शीर बला हरीश एक बत्रा सर, अभी कुछ बोलना है आपको? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। शशि मैम शीर बला एक औरती का अब कहाँ से मिलेगी? वो तो पाठक सर से मंगा लीजिए सर। पाठक सर को अब तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना सर, अब वो आईसीयू तो में सर पापा मुझे है नहीं तो। पता, क्योंकि 101 आवर्ती तो सर से ही मैंने मंगाई थी, मैंने भी। हरीश सर, हरीश हाँ सर, जी मैम। आप 2 आवर्त या 5 आवर्त का खुद भी बना सकते हैं।
अच्छा क्षीरबला लेके उसको कंप्लीट उबाल लाइए, ये हो गया ठीक है। 1 आवर तक। फिर हाँ से जी। उसको ठंडा करिए, फिर उसको उबालिए। वो सिर्फ इसलिए जी। कि उसकी प्योरिटी होनी चाहिए और आँख में यूज़ जी। करना है, इसकी वजह से हाँ उसकी जी। प्योरिटी होनी चाहिए, पहली चीज़। हाँ जी। दूसरी चीज़ मैडम से एक बात अभी ध्यान में आ गई, पेशेंट का कहीं बीपी रेज़ तो नहीं हो रहा है, और बीपी रेज़ होके कहीं न कहीं नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व ना हो, इसलिए उसका आगे का जो भी स्क्रीनिंग पक्का करा दे। 7 डेज़ सिर्फ ये ट्रीटमेंट करिएगा, लेकिन उसके बाद में उनको मुक्ताशुक्ति या मुक्तावटी या प्रभाकरवटी ऐसे कुछ देखिए उनका बीपी है क्या, लिपिड प्रोफाइल उनका ज्यादा तो नहीं है, जो ब्लड का वॉल्यूम है उसमें अगर डेंसिटी ज्यादा हो जाती है लिपिड बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तब भी जो है वो छोटी छोटी वाहिनियों में रक्त जो सप्लाई होना चाहिए वो ब्लड सप्लाई नहीं जाता है। तो ये भी मैम कुछ आज श्रोतावरोध जन्य हो गया मैम, इसका बीपी वो कर दिया ना, डीपी भी हो गया, डीपी नॉर्मल है, केएफटी नॉर्मल है, कोई ऐसा एंगल और है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं ना मैम, सारा कुछ तो करा दिया। लेकिन हमारे पास में पेशेंट आए तो आप वो भी एंगल रखिएगा आगे चलते हुए, क्योंकि क्या है कितनी बार ट्रोसिस जो है एक्चुअली वाग्भट ने इसको असाध्य रोग माना है वातहतवर्त्म को, और असाध्य रोग इसलिए माना है क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट में कभी पक्षाघात भी दिखता है, कभी राइट साइड वीकनेस भी दिखता है, बेल्स पाल्सी जैसे आदित्य सर बता रहे थे, तो मैं भी उसको वही वॉच कर रही थी, लेकिन बेल्स पाल्सी लगा नहीं मुझे। यूजुअली 50s के बाद में या 45 के बाद में उसके भी आपने डाउट लेना चाहिए, बिकॉज बेल्स पाल्सी होने के लिए कुछ नहीं, आपका कोई भी इरिटेशन, उसने फिर बीच में एक हिस्ट्री दिया लेकिन उससे भी कुछ रिलेटेड नहीं है। लेकिन दिस इज ऑल हम ऑनलाइन देख रहे हैं और बातचीत के ऊपर भरोसा रख रहे हैं। आप पर्सनली ट्रीट करें तो उसको स्क्रीन जरूर कीजिएगा, मतलब अपने से कोई और हेतु छूटी नहीं, जैसे मैडम ने पूरा डिटेल हिस्ट्री पूछा तो ठीक है। हाँ जी। और जो अभी पित्ताशमणि के डायग्नोसिस लेके आए थे उन डॉक्टर को भी, यहाँ पे जो भी कोई है जो आयुर्वेद शुरू करना चाहता है या आयुर्वेद अच्छा लग रहा है या केस डिस्कशन करके ट्रीटमेंट शुरू करना चाहता है, तो वो लोग ये ध्यान में रखिए कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज का गाइडलाइन मिलेगा, लेकिन बेसिक वाला जो काम है कि सामने वाला व्यक्ति अगर हमारे सामने है तो हम उसको स्क्रूटनी करके जो भी है एग्जैक्टली कौन से त्रिदोषात्मक संप्राप्ति वहां पे घटित हुई है, या कौन से सप्त धातु को स्रोतसों को वहां पे आघातजन्य या कौन सी चीज की वजह से स्रोतस दृष्टि हुई है, भाई वहां पे विबंध है कि अवश्रंभ है कि अवरोधात्मक संप्राप्ति है या संग हुआ है या ग्रंथि की रचना हुई है। तो इसकी वजह से ये अगर आप अपनी लेवल पे एक टेंटेटिव करके रखते हैं तो आपको भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी है बाकी के लोग अच्छे से पूरा सब चीज एक दूसरे के लिए केस टेकिंग लेके बहुत अच्छा डिस्कशन होता है, तो हमारा जो भी डायग्नोसिस है वो भी पक्का हो जाता है। हमारी जो ट्रीटमेंट लाइन हम एक रफ में लिख के रखते हैं तो उसको भी हम पक्का कर लेते हैं और काफी सारे दृष्टिकोण मिल जाते हैं। अभी जैसे पित्ताशमणि के बारे में अगर बोला जाए तो ये आज के जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में गॉलस्टोन, गॉलब्लैडर पॉलिप ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जब पित्त के गुण हमें बताए जाते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से देखिए, चरक में सुश्रुत में चरक ने जैसे पित्तम सस्नेम तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रोम, ये पूरे अच्छे तरीके से अष्टांग हृदय में भी और इसमें भी गुण बताए, लेकिन एक गुण पक्तिन जो पित्त है उसमें जो पक्व करना या पकाना, ये वाला जो पक्तिम गुण है ये सुश्रुत ने बताया, बिकॉज सुश्रुत एक सर्जिकल एस्पेक्ट से जो भी प्रैक्टिकल है वो सारी चीज देखते थे, तो जहां कहीं भी पचन करना है, पक्व करना है, किसी भी चीज का पकाना है, तो वो वाला काम सुश्रुत ने बताया। और उसके आगे जाके आप डल्लन और ये सारी चीजें खोल के देखते हैं तो वहां पे एक बहुत ब्यूटीफुल जो हमारे ट्रीटमेंट में बहुत काम आता है, जैसे पित्त के जो भी सूक्ष्म और स्थूल 2 पार्ट है। सूक्ष्म पित्त जो हमारे बुद्धि, इंद्रिय, वीर्यता या हमारा जो साहस, देन वर्ण, बल, इन सब चीज को जो गुण है वो सूक्ष्म पित्त के बताए गए, लेकिन वही स्थूल पित्त में निराम अवस्था और साम अवस्था बताई गई है। तो जो हमारी पित्ताशमणि है या गॉलस्टोन है या ये डायग्नोसिस लेकर कोई पेशेंट आता है तो आपने उसको डायग्नोसिस करने से पहले उसके हेतु निकालते वक्त में ये देखना है कि आहार आदि, विहार आदि, इन सारे गुणों से, इन सारे हेतुओं से पित्त का कौन सा गुण खराब हुआ है, और वो स्थूल पित्त का खराब होता है, क्योंकि स्थूल पित्त मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम, स्थूल पित्त मतलब हमारा जो पैंक्रियाटिक एंड बाइलरी डक्ट का एंजाइम्स, देन हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस है, ये सारे पित्त के जो भी है लक्षण वो स्थूल पित्त की दृष्टि की वजह से होते हैं। तो जब स्थूल पित्त खराब होगा दिखने लायक दृश्य स्वरूप में, तो उसका कन्वर्जन अलग अलग कलर में होता है जो डल्लन ने बताया गया है। हमारा जो भी निराम पित्त है स्थूल पित्त के प्रकारों में,
वो सामता निरामता स्थूल पित्त की बताई है, सूक्ष्म पित्त की नहीं बताई है। इसलिए जब भी सूक्ष्म पित्त की कहीं पे भी आपको अगर डिफरेंसेस है या प्रॉब्लम है या मनोहर से रिलेटेड पित्त की उष्णता दिखती है तो ट्रीटमेंट लाइन अलग होती है। और जब आपका स्थूल पित्त खराब होता है, निराम अवस्था है और साम अवस्था है, तो ये सबको मालूम है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, विरेचन कैसे देना है, उसमें कटु अवस्था है या अम्ल अवस्था है या अम्ल गुण से या तिक्त गुण से बढ़ा या कटु गुण से बढ़ा है, ये सारी चीजें आपको सॉर्ट करने में इजी जाती है। इस वजह से उसके वो सारे आप हेतुओं को पूछने चाहिए। उसमें हैबिट भी आया, खान पान भी आया, उसकी अवस्था पाक भी आई। कहीं वो बार बार उसको जो भी है उद्गार बाहुल्यता कटुआस्यता ये सारी चीजें तो नहीं ध्यान में आती है, अम्लोद्गार तो नहीं ध्यान में आता है। तो वो सारी चीजें आपको हेतु फाइंड आउट करने में और संप्राप्ति ढूंढने में मदद करता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से केस टेकिंग लेके यहाँ पे आएंगे तो आपको भी मजा आएगा इसमें। मैडम मुझे एक पेशेंट का पूछना था। हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ जी, मैडम। बोलिए अपनी बात। हाँ 62 इयर्स ओल्ड फीमेल है, 43 kg वेट है। उनको है ना लेफ्ट हैंड में जो हमारा बोलते हैं ना अवबाहु शोल्डर टू एल्बो पेन है। सर्वाइकल रीजन में कोई पेन नहीं है, जस्ट रेज हैंड करते हैं ना तो सिवियर पेन होता है। 1 साल से है लेकिन अभी बहुत बढ़ गया है 1 मंथ से। अब बीच में फिजियोथेरापी ली थी तब थोड़ा कम हो गया था, लेकिन अभी भी पेन तो बहुत है। तो मैंने वो वात कफात्मक मेन कफ स्टिफनेस कफ की वजह से और पेन वात की वजह से, तो उसके लिए मैंने अभी जस्ट महायोगराज गुगल रासन सप्तकवात आम पाचन वटी दिया है। तो आगे मैं क्या करूँ? अभी तो 7 days ही हुआ है मेडिसिन दिए हुए। उसमें उनको फायदा मिला मैम? पेन कम हुआ उनका? हाँ पेन कम हुआ है। लेकिन मैंने सोचा है कि जस्ट क्योंकि सर्वाइकल नहीं है इसलिए हम ग्रीवा बस्ती का मैंने नहीं सोचा है, लेकिन जस्ट मसाज और हमारा जो अभ्यंग और स्वेदन है जस्ट शोल्डर टू एल्बो, वो क्या कर सकते हैं क्या? मैम आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मत करिए और आप इस तरीके से क्यों सोचे कि उनको सर्वाइकल नहीं। क्या आपने उनका एक्सरे करके देखा? एक्सरे नहीं किया, लेकिन वहाँ पे मैंने प्रेस किया और नेक मूवमेंट वो वहाँ कहीं पर भी पेन नहीं है। शोल्डर में नहीं है, शोल्डर से नीचे से पेन बार क्या रहता है मैम, जो ब्रैकियल प्लेक्सस हमारा है और सर्वाइकल प्लेक्सस है, ये सर्वाइकल प्लेक्सस के एरिया का पेन जो भी है वो आपने बताया एक सिम्टम की जो उपशम और अनुपशम से भी हमने लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसको उपशम मिल रहा है फिजियोथेरेपी से तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्लेक्सस जो भी है वो रिलीव हो रहा है, वहां का प्रेशर रिलीव हो रहा है। तो आप उनको अगर कंप्लीट ट्रीटमेंट दे, जब तक मेडिसिन लेंगे तब तक ठीक लगेगा, लेकिन अगर आपने सर्वाइकल पूरे एरिया में बहुत अच्छी तरीके से वातगत जो भी संप्राप्ति है उसको लोकली दूर किया, अपने अभ्यंग अच्छे तेल से किया, उसके साथ में वहां पे जो अवरोधित कफ है, अवरोधित पित्त है, वहां पे जो भी मज्जागत दुष्टि है, उन सब चीजों को करने के लिए अगर आपने उनका प्रॉपरली विटामिन डी और विटामिन कैल्शियम भी ये करके अगर आपने वहां पे अस्थि पाचक दे दिया तो मे बी कि गेट ए गुड रिजल्ट, बिकॉज आपने उनका एज जो बताया वो 45 प्लस है शायद, है ना? 62 है। तो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें देखनी चाहिए। दूसरा, जब भी अस्थागत वात व्याधि में कभी भी ये देखिए कि अगर अस्थिगत कोई भी संप्राप्ति है, वो नर्वस सिस्टम इंक्लूड करिए या प्लेक्सस इंक्लूड करिए या ब्लड सप्लाई इंक्लूड करिए, जो भी कुछ है, वहां पे पेन तभी होगा जब वहां पे वात का जो नॉर्मल हमारी गति है वहां पे अनुलोमित की बजाय प्रतिलोमित हो जाती है। तो इस वजह से जब भी आप स्नेहन करें तो उसके साथ में वहां पे जरूर स्वेदन देना चाहिए। फिर वो नाड़ी स्वेद है, वो फोमेंटेशन है, या फिर आप लेप करते में जैसे लोकली आलेप और सीरावेद पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं बिकॉज इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, तो आप वहां पे कुछ लेप लगा आपको रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, फिर रिजल्ट कैसे मिल रहा है वो देखिए, नहीं तो एक्सरे कराइए, बाकी की इन्वेस्टिगेशन कराइए। देखिए यू मे ऐड अपॉन दशांग लेप और स्नेहन स्वेदन, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और ये अस्थि पाचक ऐड कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी मैम बोले, आपकी आवाज आ रही है? हाँ दशांग लेप और अस्थि पाचक ऐड करना है, और मेन सर्वाइकल में मुझे देखना है कि अगर ऐसा लगे तो मैं ग्रीवा बस्ती देख सकती हूँ, है ना? हेलो। हाँ जी मैम बोले, आपकी आवाज आ रही है? हाँ मैंने जस्ट ये पूछा कि वो इतना मैं अभी इंक्लूड करूँ ना, दशांग लेप अस्थि पाचक और ग्रीवा बस्ती।
सर्वाइकल का देख के, और कुछ मैम ऐड करके। हाँ जरूर देख लिया करो दीपन पाचन उल्लोबन के लेवल पर, चाहे हाँ दुनिया वो को देख कोई भी बीमारी है तो दीपन पाचन उल्लोबन तो जरूर करिए। हाँ वो मैंने आम पाचन स्टार्ट किया, आम पाचन वटी दी है मैंने। और अभी अनुरिता मैम ने बोला 5 मिनट में आपको और बेटर गाइड कर रही हैं। हाँ मंदाकिनी हाँ मैम ने हैंड रेस्ट किया है, उनको मुझे दिख नहीं रहे, मैं उनको कैसे अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या मंदाकिनी मैम मैम? हो गई आप बात हाँ कर रहे थे ना, please इसलिए मैंने किया था। मैम मुझे कुछ पूछना था। हाँ मैम बोले प्लीज। हाँ, अब हमारे यहाँ किसी जिन वैद्यों ने गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट को ठीक किया है, मुझे उन लोगों से थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए थी। मेरा जो पेशेंट चल रहा आप था ना, बोलो, देखो जो होगा जवाब देगा। हाँ, मेरा जो पेशेंट चल रहा था जिसको 7 mm की जो 2 थे गॉल ब्लैडर स्टोन, तो अभी मैंने उसका अभी कल कराया, वो रिपोर्ट लेके आया, तो उसमें एक तो जो है वो 4 mm की हो गई, लेकिन जो दूसरी वाली है वो ना 14 mm की हो गई है। तो और इसमें मैंने मतलब कि मेडिसिन चेंज भी की थी, हजरुल यहूद भस्म भी चलाया था, है ना, अश्मरी हर रस वगैरह सब कुछ चलाया था। तो मतलब कहाँ पे क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या गड़बड़ हो गई, और सिम्टम अभी भी कोई नहीं है उसको, इतना बड़ा होने के बावजूद भी। तो अभी मुझे कैसे इसमें विचार करना चाहिए? मैम हो जाता है कभी कभी ट्रीटमेंट में, एक डिक्रीज हो जाता है और एक इंक्रीज हो जाता है, तो उसमें पैनिक नहीं हुई है। आपको पता ही है पित्तास्मरी की चिकित्सा मैम में आपका जो 8 mm का था वही बीच से टूट के दूसरे वाले के साथ कंबाइन हो गया होगा। ये तो मुझे भी लगा पहले वाले के जैसे पहले वाले में क्योंकि हुआ था। मेरा एक पेशेंट था जिसके में मल्टीपल गॉल ब्लैडर स्टोन दिख रहे थे, पर स्मॉल साइज के थे सब, और उसको 1 महीने तक दवाई दी, फिर उन्हें 1 ही महीने में दोबारा स्कैन करा लिया, तो मतलब उनकी संख्या तो कम हो गई लेकिन उनका साइज बढ़ गया। तो वो डॉक्टर ने खुद कहा कि पहले ऐसे, रेडियोलॉजिस्ट ने ही उनको बोला कि ऐसा नहीं है कि मेडिसिन खाते रहने की वजह से बढ़ गया है या मतलब नया हो गया है, मेडिसिन खा रहे थे तो वो तो कुछ नहीं, उससे मतलब कम ही होता, पर ये जो बढ़ा है वो जो छोटे छोटे पहले हमको समझ में नहीं आए होंगे, नहीं दिखे, वो कंबाइंड हो गए हैं, तो आप बड़े साइज में दिख रहे हैं। ठीक है, वो कंबाइंड हो गए, लेकिन अब मुझे ये सोचना है कि मैं चिकित्सा में कुछ ट्रीटमेंट चेंज करूं, या मैं उसे कैसे क्या करूं कि अब मैं वो ना पुरानी वाली कंडीशन वापस ले जाए। अभी तो दर्द नहीं है, लेकिन 17 mm की हो गई है। आपने मतलब पूरा उसको ट्रीटमेंट किया था मैम पेशेंट को? नहीं मैम, उसने 1 महीने के बाद लिया ही नहीं है। वो उनका एक तो वेगावरोध की हिस्ट्री है, तो वो तो उसको कभी भी छोड़ ही नहीं पाते हैं, और दूसरा उनके साथ अभी वो दवाइयां ले भी नहीं रहे हैं, दूसरी उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, मैंने अपने पेशेंट को बोला है कि आप अपना पुराना रिपोर्ट लेकर के आओ, पहले तो देखते हैं कि मल्टीपल था कितना था, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। लेकिन मल्टीपल भी रहा या कोई भी रहा, एक तो मेरा बढ़ा, फिर उसके हिसाब से मैंने सोचा है कि अब त्रिविक्रम के साथ में मैं दूध पापेश्वर का ही, क्योंकि अभी तक जो मैं ले रही थी वो पतंजलि वाला था या ऊंझा वाला था। अब मैं सोच रही हूँ कि इस ना ट्रीटमेंट के जो मेडिसिन है इनका ही वो चेंज कर देती हूँ फार्मेसी। तो अभी मैं फिर देखती हूँ चूज करके, है ना, क्योंकि एक पेशेंट में तो मुझे समझ में आ गया, दूसरे में भी मुझे समझ में आ रहा है। अब इसमें चेंज क्या यूज किया था, क्या यूज मैम किया था? एक तो वो शुरू में तो मैंने त्रिविक्रम रस वाला जो फार्मूला था ना, त्रिविक्रम रस का, और बहुत सारे थे, आरोग्यवर्धिनी, पंचामृत, हाँ, आरोग्यवर्धिनी और कलकासप वगैरह। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 15 दिन के बाद जब उसने मुझे बोला कि मुझे हल्का सा पेन हुआ, तो मैंने फिर उसको अश्मरी हर रस, हजरुल यहूद भस्म, गिलोय सत्वा की दृष्टि स्वर्णम अक्षिक भस्म बनाया था। उसके साथ में फिर मैंने उसको अश्मरी हर रस स्वाद भी दिया था। फिर उसके बाद अभी 1.5 महीने बाद मैंने उसको दोबारा कराया, तो फिर ऐसे हुआ। अश्मरी हर रस क्वाथ किसकी कंपनी का मैम? यही पतंजलि का था मैंने, पतंजलि का। टेंशन में उनसे गाइडेंस लिया था मैंने, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे हाँ। हम यूज करते हैं, आप भी कर सकते हो, फिर मैंने किया मैम। लेकिन इसमें मैडम पेशेंट का अग्नि कैसे है, उसकी रक्त का जो है रक्तगत पित्तर अगर हम पकड़ते या पित्तधरा कला हम अगर सोचते तो उसकी ग्रहणी की दृष्टि कैसी है? क्योंकि काफी बार क्या रहता है कि ग्रहणी दृष्टि के बाद में ये सारे पित्त का जो निराम अवस्था साम अवस्था है वो साम अवस्था कन्वर्ट हो जाता है गॉल स्टोन्स में। तो क्या आपने वो संप्राप्ति भेदन किया क्या? हाँ, बिकॉज यहाँ पे अभी मैं उससे मेरी बात हुई, ठीक है, और उसके बाद मेरा बहुत उससे खस के मैंने उसको डांटा भी, क्योंकि मैं एक दिन वो क्या है दवाई लेने मेरे पास, तो वो गुटखा चबा रहा था, है ना, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आया था। उसी दिन मैंने बोला, मैंने कहा तुम बंद कर दो, नहीं तो मैं अपनी दवा देनी बंद कर दूंगी। तो बोला कि ठीक है, नहीं करूंगा।
अब वो गुटखा जब मेरे सामने खा करके आया तो पीछे भी खा ही रहा होगा, डेफिनेटली खा रहा होगा। अरे मैडम, उस गुटखे का आप कंटेंट स्टडी करिए, उसकी महक से आपके दिमाग तक पूरी तरह से विषाद गुण जो बोलते हैं ना, विषद गुण, वो डेवलप होता है। फिर तो क्या फिर हुआ कि जब वो कल आया ना मैम, तो कल मैंने उसकी रिपोर्ट देखी, तो मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा आपको भूख अच्छी से लग रही है? बोला हाँ। वो ड्राइवर है, और मैंने कहा कि मैं विश्वास मान ही नहीं सकती। मैंने पूछा वेग अवरोध की हिस्ट्री, मैंने कहा मैं मान ही नहीं सकती कि आप ड्राइवर होकर के आप एक धारण ना करें, है ना। फिर मैंने उसने ना वो मुकर गया हर बात से। मैंने कहा आप सही से बता दो, जितना मुझे डांटना था मैंने डांट लिया, अब मैं ही चिकित्सा करनी है। तो वो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा आपने दवा प्रॉपर खाई? तो पता है वो क्या कर रहा था, उसने सबसे बड़ी मिस्टेक, त्रिव्रत अवलेही नहीं खा रहा था वो रात में, जो हम लोग ऑलिव ऑयल का देते हैं ना त्रिव्रत अवलेही, वो वही नहीं खा रहा था। तो मैंने पूछा, उसके सीधे सीधे अल्ट्रासाउंड में लिखा था कि गैसियस, फुल ऑफ गैसियस, है ना। मैंने कहा इसमें इतनी गैस भरी हुई है, तो मतलब आपको ना पॉटी साफ नहीं हो रही है? तो बोला नहीं साफ हो रही है। मैंने कहा तो ये अल्ट्रासाउंड झूठ बोला या मैं झूठ बोल रही हूँ? फिर मैंने उससे ना डांट के पूछा, मैंने कहा आपको मैंने पहली बार जो मेडिसिन दी थी उसमें तो आधी थी, और वो भी मैंने फ्री में दे दी थी। फिर आपसे उस दिन मैंने आप 20 दिन बताए, तो मैंने आपको डांट करके वो दिया, तो आप खा रहे कि नहीं खा रहे? तो बोला कि फिर मैं सच बोलूंगा मैडम, ये जो है। तो मैंने कहा अब ये जो अटकेगी तो फिर जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, आपको जाना पड़ेगा ऑपरेशन कराने के लिए। तो ये तो मैंने उसके हेतु निकाले हैं। अभी मैंने बुलाया है 3 दिन बाद, तो मैंने कहा और आप लोगों से गाइड ले लेती हूँ क्या करना है। मैडम 10 साल 20 साल 25 साल का हेतु होगा ये। आपको विरेचन भी देना पड़ेगा। अगर विरेचन, जो अभी बातचीत चल रही थी कि कभी कभी स्टोन एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं या पॉली मल्टीपल स्टोन्स रहेंगे, तो अगर आपने पित्त का रेचन, पित्त की गुण का जो उष्ण विशद गुण है उसको कम नहीं किया, तो वो बार बार पित्त का संगठित करता रहेगा। और अगर आपने उसका रेचन करते रहेंगे, उसके साथ में पाचक पित्त और समान वायु दोनों जब एक दूसरे से सम्मिश्र होकर अच्छे से काम करते हैं, तो और एडिशन नहीं होता है। और एडिशन नहीं होता है तो पित्त का जो भी है उसका द्रव भाग जब खुद का छोड़ देता है, उसके बाद में वो अपना पचन का काम करता है या अपनी बैलेंस में रहता है। तो वो देखना है कि उसकी ये सारी हैबिट में वो अगर पानी भी पी रहा है और खाना भी खा रहा है, तो भी अगर वो गुटखा खा रहा होगा तो वो इतना पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण विशद गुण बढ़ा देता है कि अपने आप पित्त जो है ज्यादा मात्रा में अपना त्यक्त द्रवत्वम पाकादि इस कार्य को करने लगता है। और इस कार्य को करने के बाद में और संगठित और रिजिड होने लगते हैं। देखिएगा आप कभी भी गॉलस्टोन बहुत रिजिड होते हैं, उसको गिरने के बाद में कैसी आवाज आती है, एकदम सख्त रहते हैं। और ये वजह है कि वहां पे हम बहुत इजीली, जैसे हम किडनी स्टोन को या यूरेट्रिक कैलकुला को हम डिसॉल्व करते हैं, तो उतने इजीली गॉल स्टोन्स नहीं होते, क्योंकि संप्राप्ति बहुत पुरानी होती है। पहले पित्त इसमें जाता है, उसके बाद में सामता में जाता है, फिर साम पित्त जो है उसकी परिणति कन्वर्ट होती है, और इसमें जो भी ऐसे हेतु है उसमें जागरण होगा से वो हेतु उनको लगता है बहुत माइल्ड है, लेकिन वो रिकरेंट हेतु रहता है, कंटिन्यूअस में रहता है। इसकी वजह से उनके लिए उनको 1 साल 2 साल पूरी तरह से बताना पड़ता है कि आपको परहेज संभालना पड़ेगा। आपको अगर आपको आपका गॉल ब्लैडर बचाना है तो ये करना है, और अगर आपको आपका गॉल ब्लैडर हटाने के बाद में जिंदगी भर पित्त के पेशेंट बन के रहना है तो यू कैरी ऑन। इतना तो मैम इसमें हम क्या करें, क्लासिकल विरेचन दे दें तब फिर उसके बाद ट्रीटमेंट दें? क्लासिकल विरेचन देना ही चाहिए। आप क्लासिकल विरेचन देंगे तब जाके उसका जो भी है, क्योंकि ये देखिए कि विदग्धावस्था तो नहीं है, आप विदग्ध अगर पित्त है या विषुब्धा जीर्ण अगर है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट बदलेंगे ना। अगर विषुब्धा जीर्ण है, अजीर्ण की इसमें वात का अनुमान ज्यादा है, तो आपको वात का अनुलोम करना पड़ेगा, बस ये अच्छा करेगा। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं उसकी ये सारी चीजों से अम्लता है, कटु तिक्त जो भी रस है उसका अधिक प्रमाण में है, उसकी अगर गुटखा वगैरह का है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी है वो साम पित्त ही अवरुद्ध गॉलस्टोन क्रिएट कर रहा है। मतलब हमारे जो स्थूल पित्त का है उसका विरेचन करना जरूरी है, और स्थूल पित्त का विरेचन अगर करना है तो क्लासिकल विरेचन बहुत अच्छा। अभी हम विरेचन कैसे करेंगे? वो तो ये तो ड्राइवर है, ये तो नहीं कर पाएगा ना, फिर इसका संतुलन कम तो मैडम इसकी कोई ना कोई तो छुट्टी होगी, कोई ना कोई तो छुट्टी होगी। उस वक्त में आप क्लासिकल विरेचन ना करें, उसको कुछ ऐसा चीज दे दीजिए जिससे उसको स्रवंसन हो। वो रात को तो घर पे आता होगा, तो शाम को जो खाते समय इसको ये जो दिया हुआ था हमने इसको ये वाला चूरन त्रिव्रत ले, अब ये इसी को नहीं खा रहा था, तो अब मैं ऐसा कौन सा दूंगा? समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मैडम अभिपत्ति कर दीजिए आप उसको, अभिपत्ति कर में थोड़ा सा अभयादि मोदक जो भी कम मात्रा में करके दीजिए, जिसकी वजह से उसका पूरी देकर हैम्पर ना हो। तो मैम ऐसा करें कि हफ्ते में एक बार स्ट्रॉन्ग विरेचन दे दें इसको, और डेली हाँ मैडम मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको वैसे ही करना पड़ता है।
स्ट्रॉन्ग वेरिएशन और दे घी तो दीजिए, वो खा ही अभ्यंतर रहा है, पान। घी तो मैंने खिला ही रखा है इसको, लेकिन मैंने उसको बोला, हाँ मैंने कहा, उसने ये लिखा था कि गॉल ब्लैडर ना थोड़ा सा थिक हो गया है। मैंने कहा आप घी भी खाए जा रहे हो, मैडम, वो भी जाके वहाँ इकट्ठा हो रहा होगा, आप और आप जो है कोलेलिथियासिस वाले पेशेंट में या अश्मरी वाले पेशेंट में घी खिलाने से पहले घी प्योर है क्या वो देखिए, गोघृत है क्या, और दूसरा चीज एलडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन, ये 2 चीज लेवल पे, कि इनमें अगर गलती से आपको स्टियाटोरिया या ये चीजें दिखे तो ये घी उल्टा काम करेगा। अभ्यंतर पान जो हम दे रहे हैं उसमें ये देखिए कि इनका सिस्टम में जो है वो स्टियाटोरिया तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीजें भी काफी हाई लेवल पे रहती है, वो चेक करके फिर अभ्यंतर पान लीजिए, ठीक है। ठीक है। थैंक यू मैम गाइड के लिए, बहुत अच्छा गाइड किया माय आपने मुझे। प्लेजर, माय प्लेजर। प्रणाम मैम, प्रणाम सभी को। हेलो हेलो। हाँ बोलिए मैम, बोलिए मैम, सुन रही हूँ। हाँ मैम, एक पेशेंट आई है आज, 26 ईयर की है वो, और उसको पिछले 1 महीने से ब्लीडिंग हो रही थी। फिर उसने ऐसी एलोपैथिक ही लिया है इधर उधर करके, पहले एक पर जगह वजाइनल, टेक्साकाइन। हाँ पर हाँ मैम, वजाइनल ब्लीडिंग, हाँ ओके। मेंसेस शुरू हुए तो उसके स्टॉप ही नहीं हुए, मतलब कहने के लिए। हाँ फिर और हैवी ब्लीडिंग होती है उसको, मतलब 6 to 7 पैड पर डे के हिसाब से। तो उसने ये सब लिया अपना टेक्साकाइन वगैरह, तो नहीं, एक जगह से लिया होगा तो रिलीफ नहीं हुआ, फिर दूसरी जगह से उसको टेक्साकाइन एमएफ मतलब मेफेनेमिक एसिड के साथ दिया, और कुछ इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाए, बताया उसने ऐसे। और तो उसके बाद स्टॉप हो गई ब्लीडिंग, लेकिन सिर्फ 3-4 दिन ही रही, और उसके बाद से फिर से आज से शुरू हो गई है। तो वो आज मेरे पास आई थी। तो अपन को उसको स्टॉप करना चाहिए या अभी 4-5 दिन वेट करना चाहिए? मैडम, आपने सबसे पहले वो आपके पास में जो आई है तो वो रक्त प्रदर लेके आई है, रक्त प्रदर लेके आए तो आप इसको जिसे हमारे यहाँ पे रक्त पित्त की जो अधोग रक्त पित्त की चिकित्सा है वो आपको करनी पड़ेगी, और वो बहुत क्लासिकल सिम्टम्स रहते हैं। लेकिन पेशेंट के हेतु निकाले हैं क्या आपने? आपने बताया कि उसने काफी सारा एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया है, बराबर है? काफी अगर वो सारा तो एलोपैथिक मतलब, ट्रीटमेंट, हाँ हाँ मैंने उसकी हिस्ट्री ली, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले पाई थी क्योंकि आज वो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम भी आई है। तो उसने क्या, उसको ना जब से प्यूबर्टी से लेके अब तक में ही कभी भी उसको अच्छे से रेगुलर आए ही नहीं। हाँ हाँ, और तो वो मतलब इसका कभी, मतलब तो पीसीओडी भी होगा मैडम उसके पहले, और पीसीओडी हाँ का हाँ ट्रीटमेंट चल इसलिए रहा है, मैंने, उसके बाद में हाँ वो उसको, मेट्रोडेजियम। हाँ जी, जी जी, हाँ हाँ तो नहीं ये नहीं, आप सारी बोलिए। हिस्ट्री में, हाँ आप ठीक से उसका प्रॉपरली हिस्ट्री लेंगे ना मैम, तो ये पेशेंट कैसे हाँ मैम, अभी मैं कि, लूंगी, मैं उसको 5 डेज बाद बताया, बुलाया है मैंने उसको। तो तब तक आप एक काम करिए मैम, लेकिन उसने क्या रक्तपाचक दे किया है अभी? दीजिए, रक्तपाचक दे दीजिए, गोघृत जी के साथ में कामदुधा प्रवाह पंचामृत दीजिए, और उसके साथ में हाँ आपने उसका स्तंभन नहीं करना चाहिए, हाँ हाँ। लेकिन आप तो मैंने उसको, वासा यूज कर सकते हैं, मैम अभी आप क्या उदुम दिया करके है, सिरप प्रवाल आता है वो यूज पंचामृत कर दिया है। सकते हैं। कौन सा सिरप? हाँ, क्या हेलो, मैम, आपकी आवाज नहीं आ हाँ रही? आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आप नहीं बोलिए, आपने मैं क्या कुछ दिया नहीं। वो बताइए। अच्छा, हाँ नहीं, मैंने उसको प्रवाल पंचामृत दिया है। हाँ जी प्रवाल पंचामृत आपने दिया है, पित्त पे काम करेगा, उसके साथ में आप उसको वासा जरूर दीजिए, अनंता मूल दीजिए, सारिवा दीजिए, और उसके जी साथ में आप उनको सबसे मेन चीज ये देखिए कि उसका हेतु कहीं जो चीज रक्त को और पित्त को विदाही गुण से कहीं बढ़ा रहा है, तो वो सारे हेतु सबसे पहले स्टॉप कर दीजिए। गोघृत के साथ में जी अनुपान दीजिए, और जो भी खान पान है उसमें मिश्रया ऐड कर दीजिए, जिसकी वजह से उसका सार्वदेहिक पित्त ये कम हो। जो जो हमारी अधोग रक्त पित्त की चिकित्सा है वो सारे आप जी योग इसमें यूज कर सकते हैं, बट योर लिस्टिंग, क्योंकि पेशेंट पहले अनार्थव या फिर कष्टार्थव से ये योनि दोष में कन्वर्ट हुई, और उसके बाद में ये रक्त प्रदर में कन्वर्ट हुई है। तो इस पूरी से सारी चीजों में आपको जो भी स्रोतस इन्वॉल्व है, जो भी सारे धातु है, वो सारी जी चीज पे आपको काम करना पड़ेगा, है ना? जी मैम, थैंक यू मैम। वैसे उसका अभी तक कोई भी स्कैन हुआ नहीं है, और उसको उन डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये तुम्हारा हार्मोनल इम्बैलेंस है। मैंने कहा वो तो है, तो वो बोलती है हार्मोनल मैडम, टेस्ट करा रहे हैं। मैंने हार्मोन्स कहा ठीक डिस्टर्ब है। करने के बाद में
हार्मोनल डिसबैलेंस बोल रहे हैं, लेकिन हार्मोनल हाँ डिसबैलेंस करने वाले भी तो वही है ना, उन्होंने वही जो लोग हैं मेडिसिन जी दिए मैम। होंगे वो सारे ओसीपी पिल्स के साथ में उसको मेंसेस आती होगी। आप बोल रहे वो अनार्थो की पेशेंट थी या रेगुलर मेंसेस नहीं थे, तो इसको नहीं सबसे थे पहले हाँ मेंसेस ट्रिगर करने के लिए ओसीपी पिल्स दिया लिए होगा हाँ जब वो। दिया है उसको नॉर्थ हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में 2-3 बार लिया है। हाँ तो फिर और जब ये स्टीरॉयडल इंटेक और नॉन स्टीरॉयडल इंटेक ऑफ हार्मोन्स होता है तो वो शुरुआत में अनार्थों को रिलीव करता है या विड्रॉल सिम्टम्स में मेंसेस भी लाता है, लेकिन हमारे हिसाब से रस दृष्टि, रक्त दृष्टि, आर्तव दृष्टि ये तीनों चीजें करने के बाद में ये पेशेंट फिर पित्तज रक्त प्रदर में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज ये सारे जो है हेतु करके ही उसकी आर्तव स्रोतस को दुष्ट कर देते हैं। वो चीज जी कर मैम स्थानिक चिकित्सा भी होनी चाहिए। रक्त का जो अच्छा गुण है, मतलब जो धातु है उसका जी आपको प्रसादन भी करना है और उसका आपको स्तंभन भी करना है, लेकिन ऐसे ना हो कि स्तंभन करने से उसके जो भी दोष है वो अंदर रहे। तो इसलिए जो हमारा तिर्यक रक्तपित्त अधोग रक्तपित्त की चिकित्सा है उसके हिसाब से आप रक्त प्रदर में चिकित्सा करिए। जी मैम। तो मैंने मैम ऐसे ही किया है अभी तो शुरुआत में, इसीलिए सिर्फ उसको 5 डेज की मेडिसिन दी और उसको बोला 3 दिन में अगर कम नहीं होता है थोड़ा सा भी फ्लो तो तुम आ जाना। मतलब मैंने सोचा है कि उसको चंदन बला लक्षादी तेल की बस्ती दे दिया करूँ क्या, मात्रा बस्ती। हाँ मैडम, आप पहले प्रॉपरली क्लासिकल केस लीजिए वो कैसे एंटर हुई है, फिर उसके बाद में आपको बस्ती देना है कि विरेचन देना है, क्योंकि अभी आप बोल रहे हैं कि उसका एनीमिया देखिए कितना है, उसके अंदर का ये देखिए कि कितनी उसकी एनर्जी है, कितना ताकत है। हाँ शोधन हाँ चिकित्सा सबसे पहले देनी है कि नहीं देनी है, पहले वो देखिए। धातु अगर उसको रिस्टोर करने, एनीमिक अगर तो होगी बस्ती मैम उसमें मात्रा चक्कर। बस्ती कह रही हूँ मैं, चंदन बला लाक्षादी तेल से, तो उसमें तो शोधन नहीं होगा ना, मतलब वो तो क्षमा नहीं नहीं करेगी शोधन ना। नहीं होगा, लेकिन आप उसको प्रॉपर क्लासिकल केस लेके हाँ फिर हाँ डिसाइड करिए, है ना। जी जी मैम। वासा थैंक ऐड यू करिए, मैम। जितना जल्दी आप वासा ऐड करेंगे, दुर्वा ऐड करेंगे, अनंता चंदन लक्ष्य ऐड करेंगे, तो ये सारी चीजें जो भी है जी अच्छा रक्त धातु जो है उसको रोकेगी और रक्त प्रगर उसका कम होगा। जी मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम। माइकल। थैंक यू सो मच। अनिता मैम, हेलो। हाँ जी मैम। हाँ हाँ जी सर। अनिता मैम, इसको खीर बला को कितनी बार बॉयल करना है? आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या खीर बला ऑयल को कितनी बार बॉयल करना है? सर? आप अगर द्विपाकी करना चाहते तो 2 बार करिए, पंचपाकी करना चाहते तो 5 बार करिए, धीमी आंच पे करिए, उसको हिलाते रहिए। हाँ जी हाँ जी। कम से कम आप 2 बार तो करनी चाहिए, क्योंकि आपका प्योरिटी भी ये हो जाती है और दूसरा चीज उसको अच्छी तरह से बना के आप नेत्र दर्पण पे यूज कर सकते हैं। बहुत नाजुक अवयव रहता है नेत्र, प्योर ही चीजें उसको यूज करें। नेत्र दर्पण तो आपने उसका बताया ना, उसका त्रिफलाग्रित का। त्रिफलाग्रित का, हाँ त्रिफलाग्रित को भी आप मतलब जो भी आप मार्केट से लेते हैं ना सर, जो आपके सामने नहीं बना है, तो उसको मैं हमेशा जो भी ग्रुप है उसको उबाल के ठंडा करके लेती हूँ। तो आप एक बार तो उसको उबाल के ठंडा करके फिर ही यूज करिए, है ना। मुझे लगा आप शेरबला का पूछ रहे हैं। ठीक है। हेलो। हाँ, किसी को कुछ बोलना तो बोले प्लीज, या मैम आप कुछ बताएं प्लीज, अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करें प्लीज। मैडम बाकियों की केस अगर है तो बेटर रहेगा, बिकॉज मैं थोड़ा सा आप कोई ट्रैवलिंग बात में नहीं, हूँ। पूछते हैं। डॉक्टर राम कुमार सर, आपने अनम्यूट किया है, कुछ बोलना चाहते हैं आप? डॉक्टर राम कुमार। नो मैम, नो मैम, नो थैंक्स। ओके सर, तो फिर आप अपना म्यूट रखें प्लीज, क्योंकि अगर नहीं। हरीश बत्रा सर, आपको अभी भी कुछ पूछना है मैम से? थैंक यू थैंक यू। और कोई कुछ बताना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है तो पूछे प्लीज, या बताएं अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो। जब किसी कुछ नहीं बोलना तो सेशन बंद कर दें अनुरिता मैम। हाँ मैम, क्योंकि अगर किसी को कुछ पूछना नहीं है तो, नहीं तो आप बताइए, मैं कुछ चीज बताऊँ क्या, बिकॉज
पित्त का नाम निकला ही है तो मुझे तो अच्छा चलिए लगता मैम है, बाकी बताइए सारा पित्त चीज के बारे में थोड़ा सा, पित्त और पित्ताश्मरी के बारे में थोड़ा सा। जी मैम। नहीं, पित्ताश्मरी नहीं, एक्चुअली पित्ताश्मरी मैडम अपना जो है वो डायग्नोसिस जो है वो पूरी संप्राप्ति हेतु और ये सारी चीज देके होना चाहिए, लेकिन हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करें उसका अगर एक छोटा सा मैं जैसे मैंने अभी ये बताया स्थूल और सूक्ष्म पित्त का, तो वैसे हम बहुत छोटी छोटी चीजें नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब जैसे वात के कर्म बताए हैं, तो पक्तिकृत, अग्निदीपकृत और क्षुत पिपासा जनकम, अनरुचि या उष्माकृत, ये सारे जो भी हम फंक्शंस है ना पित्त के, रागकृत, मेधाकृत, शौर्यजनक, प्रसादक, ये सारे जो भी हमारे कर्म है हम उनको देखते नहीं। मतलब कुछ पेशेंट बहुत ज्यादा मृदु रहते हैं, देह मृदु बन जाता है या बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इवन वहां पे भी पित्त का जो भी मतलब जब तक पित्त अपने नॉर्मल कंडीशन में रह के प्राकृत अवस्था में रह के ये सारे कर्म अच्छी तरीके से कर रहा है तो तब तक पित्त दोष नहीं बनता है। लेकिन जब ये पित्त अविकृत बनता है और ये काम नहीं करता है, अच्छा पक्व करना नहीं करता है, अच्छा दृष्टि नहीं दे पाता है, या हमें अच्छी भूख लगने, मतलब हमें क्या लगता है भूख अच्छी नहीं लगना इसका मतलब से बात कर, ऐसा नहीं होता है। आपके पित्त का जो भी गुण है वो क्षुत और पिपासा जनक, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पित्त को ही दी गई है। एपिटाइजर करके भी पित्त का ही कर्म बताया गया है। तो जब भी हम गुस्सा करते हैं, जब भी हम बहुत ज्यादा मानसिक इसमें रहते हैं, जो हमारे मतलब हमारा आयुर्वेद कितना शाश्वत है कि सर्व शरीर व्यापी जो हमारा पित्त है वो अपने अपने स्थान पे तो अपना कार्य करता ही है, लेकिन उसके साथ में अगर उसको अगर हमें जगह पे लाना है तो हमें हमारे मानस जो हेतु है उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम बोलेंगे कि रस है, लसिका है, रक्त है, अमाशय है, स्वेद है, ये कहा मतलब आचार्य चरक जी के हिसाब से तो ये ऐसे स्थानों में पित्त अपना स्थान के हिसाब से तो काम करना ही चाहिए, लेकिन अमाशयगत या रक्तगत या लसिकागत वो कोई भी संप्राप्ति रहने दीजिए। आपको ये सारे चीजों को ऑर्गन्स को मतलब इन शॉर्ट अम्ल अगर जैसे बोलते कि डकार जो भी वो खट्टी आ रही है तो इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद अमाशय, तो स्थूल पित्त अमाशय से रिलेटेड करता है। लेकिन अगर वो ये बता रहा है कि नहीं जो डकार आ रही है उसमें बहुत तीखापन भी है, अम्लोद्गार भी है और उसमें एक महक भी है, तो ये विदग्धा अवस्था है या जो विशद गुण है पित्त का और वो भी साम पित्त का, ये उससे रिलेट करता है। तो वहां पे हमें उसको कुछ खाने के लिए नहीं देना है, उल्टा उसको अगर हम लंघन कराते या उसको अगर अल्प इसका भोजन कराते जो मधुर रसात्मक है, जो कषाय रसात्मक है, तो वो उसके बराबर जो उल्टे गुण है, विरुद्ध गुण है, उससे पित्त का शमन करता है। हमारे से काफी बार गलती क्या हो जाती है, हम अच्छे अच्छे द्रव्य, अच्छे अच्छे योग तो दे देते हैं, लेकिन उसके साथ में हम ये नहीं सोचते कि अभी जैसे रक्त प्रदर है तो रक्त प्रदर है तो हमें ट्रीटमेंट करना है, लेकिन प्रवाल पंचामृत कामदुदा क्यों देनी है? क्योंकि रक्तगत भी पित्त ही काम करता है, लसिका और रस और श्वेत की जगह पे भी पित्त ही काम करता है। और जब वो रक्तानुगामी हो जाता है तो तिर्यक पित्त की जो संप्राप्ति है वो उसके हिसाब से भी अपनी जो भी दोषों को है वो लेके बाहर निकलने का कोशिश करता है। तो यहाँ हमें उस एंगल से भी सोचना पड़ता है। और सबसे मेन चीज, यू नीड टू ट्रीट द मूल स्थान। अगर यकृत प्लीहा का बताया गया कि पित्तस्य यकृत प्लीहानौ हृदय दृष्टि पूर्वोक्तम, ये जब सुश्रुत ने बता के छोड़ दिया है तो यू नीड टू सी दैट कि वो पेशेंट, वो भले रक्त प्रदर है, वो भले क्या बोलते शीत पित्त है। जैसे आज मुझे एक डॉक्टर ने फोन किया कि मैडम मुझे बहुत ज्यादा मैं पूरी तरह से योगा सिखाती हूँ, ऐसे है, मैं पूरी तरह से नॉनवेज नहीं खाती हूँ, ये वो सब कुछ हो गया, एकदम आइडियल लेडी, लेकिन उसको इतना ज्यादा शीत पित्त आ रहा है। मैंने उसको तुरंत पूछा क्या आपका मेनोपॉज हो गया है, आपका 55 प्लस एज है? बोली हाँ मैडम मुझे मेनोपॉज हो गया है, और 1.5 साल कुछ 48 या 52 या 53 कुछ एज था, तो उसका मेनोपॉज लेट हुआ। और उसके बाद में, और दूसरी चीज, उसको बच्चा नहीं हुआ है, उसके हस्बैंड में कुछ अजूस्पर्मिया था, उसका कुछ कार्डियक सर्जरी हुआ, तो वो उसको एक मदर की तरह संभालती है, मदर की तरह। अभी सोचिए कि ये लेडी ने पूरी जिंदगी में अपनी इमोशंस को दबाया है, और जो भी इमोशन से हमारा हर्ष है, हमारा जो जिसे बोलते हैं कि प्रेरणा है, हमारा उत्साह है, ये सारे गुण पित्त के हैं मैडम। जब उसने पित्त को इस सारी चीजों को दबा के रखा है तो सूक्ष्म पित्त का दृष्टि तो हुआ ही ना मैडम। और इन सारी चीजों से हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत इजीली हो जाता है, और वो सारा पित्त जो भी है अभिव्यक्त जरूर पित्त का शीत पित्त करके बाहर पड़ रहा है, लेकिन हमें ट्रीटमेंट वहां से करनी पड़ती है। तो ये सारे सूक्ष्म चीजों को
ट्रीट करते वक्त आप स्रोतस देखिए, आप उसके मूल स्थान देखिए, आप उसकी ट्रीटमेंट करते हुए उसके गुण देखिए, गुणों से जब हम बोलते हैं कि मैंने 5 दिन का दवाई देके भेजा है, तो उस 5 दिनों में आपने क्या दिया है? गुण विपरीत चिकित्सा दी है कि व्याधि विपरीत दी है कि संप्राप्ति विपरीत दी है? ये सारी चीजों को अनुमान करते तो यू वोंट बिलीव इट, कोई भी केस बहुत अच्छी तरह से हैंडल होती है। अभी कल शायद किसी ने संभाषण में से एडिनो कार्सिनोमा बताया था। डोंट वरी अबाउट द डायग्नोसिस व्हाट मॉडर्न सेज। आप सिर्फ ये देखिए कि मतलब ऐसे भी आपको प्रतीत होता होगा कि किसी किसी के पित्ताशय बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके हेतु बहुत अर्ली एज में पता चलते हैं। उसकी यकृत और प्लीहा पे काम किया, उसके रक्त व स्रोतस पे काम किया, उसके अगर अग्न्याशय पे काम किया और उसके हेतु हटा दिए, तो बहुत इजीली जो लेयर है छोटे 2-2, 3-3, 4-4 mm के, भली वो पॉली मल्टीपल हो गॉलस्टोन्स, उसकी mm में साइजेस कम होने लगती है। उसको जो भी है विरेचन आप देते हो तो काफी बार ग्रीनिश स्टूल भी निकलता है। लेकिन आपने कितने अच्छे से हेतु ढूंढे हैं, उस हेतु को आपने कैसे संजो के बंद किया है, और जो हेतु हो चुके हैं उन्होंने किस गुण से पित्त को दूषित किया है, उसके गुण विपरीत अगर आप चिकित्सा करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके, शायद संभाषण का टाइम खत्म हो गया ना, इतना काफी है। हेलो, हाँ मैम। शशि मैम। हाँ जी मैम, एक्चुअली मेरा मोबाइल हैंग हो गया था, सॉरी। हाँ मैम, बंद करते हैं। हाँ, वो मैं कर रही थी ट्राई। चलिए मैम, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट मैम, एंड करते हैं। थैंक यू सभी को, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन।